Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So today is 13th March 2024 and we are going to discuss important news and articles from the Indian Express. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज here you will see the first article is GI tag for Assam's Majuli mask history of the art form. अब देखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, आसाम की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट आसाम. आसाम का जो ये मजूली मास्क है, आप इस मास्क की पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं. तो इसे क्या दिया गया, अभी जीआई टैग दिया गया है. जीआई टैग कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, तो जीआई टैग इज गिवन टू द प्रोडक्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन. मतलब कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ उसी रीजन में आपको वहां से क्या हुआ हो, उसका प्रोडक्शन हुआ हो, वो उसी रीजन का क्या हुआ प्रोडक्ट हो. तो इसकी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन के लिए उसकी जो एक कुछ उसमें कुछ यूनिक आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं, कुछ यूनिक क्वालिटीज दिखाई देती हैं जो कि कहीं और नहीं पाई जाती हैं. अब देखिए, मास्क तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आसाम में मिलते हो, और भी प्लेसेस में आपको मास्क दिखाई देते हैं. बट यहाँ के जो मास्क हैं, इनकी मतलब हम जिस मास्क की अभी बात कर रहे हैं, मजूली मास्क की, तो ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है जिसे यहाँ पर क्या किया गया है, आपका जीआई टैग दिया गया है. सो द मजूली मास्क of Assam were given a geographical indication tag by the center earlier this month. यहाँ पर इस दिया गया है मजूली मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग्स also got the GI label. और यहाँ की जो मजूली मनुस्क्रिप्ट जो आपकी पेंटिंग थी उसे भी GI लेबल दिया गया है. सो मजूली की बात करते हैं. सो द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड एंड द सीट्स ऑफ आसाम्स न्यू वैष्णवाइट ट्रेडिशन हैज बीन होम टू द आर्ट ऑफ मास्क मेकिंग सिंस 16th सेंचुरी. तो ये जो मास्क की मेकिंग यहाँ पर चल रही है आसाम के इस रीजन में, सो यहाँ पर ये मतलब 16th सेंचुरी से आपका ये चल रहा है. ये आज का काम नहीं है, ये 16th सेंचुरी से यहाँ पर सारी चीजें चल रही हैं. अब हम थोड़ा सा मास्क के बारे में देखते हैं कि ये मास्क कैसे बना है. सो इट इज अ हैंडमेड मास्क. पहले तो आपको ये देखना होगा कि दिस इज अ हैंडमेड मास्क आर ट्रेडिशनली यूज टू डिपिक्ट कैरेक्टर्स इन बाउनस. तो यहाँ पे जो बाउनस होता है, इसमें जो मतलब कि वहाँ का जो एक थिएटिकल परफॉर्मेंस होती है, वहाँ का जो थिएटर होता है, तो वहाँ पर एक परफॉर्मेंस होती है. तो उसमें जो कैरेक्टर्स डिपिक्ट किए जाते हैं, वो कैरेक्टर्स ये मास्क को क्या पहनते हैं और उसके बाद परफॉर्म करते हैं. ओके, सो विद डिवोशनल मैसेज अंडर द न्यू वैष्णवनाइट ट्रेडिशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द 15th and 16th century, रिफॉर्मर सेंट श्रीमांता शंकर देवा. तो ये जो रिफॉर्मर्स थे, तो 15th और 16th सेंचुरी से ये मास्क का जो ट्रेडिशन है ये चला आया है. इसमें वो क्या करते हैं, इसमें जो भगवान होते हैं आपके, जो गॉड हैं, गॉडेस हैं, डीमंस हैं, एनिमल्स, बर्ड, रावण, गरुण, नरसिम्हा, हनुमान, ये सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, जो सारे फीचर्स होते हैं उनको डिपिक्ट किया जाता है. अभी मास्क में मेनली क्या क्या चीज़ें होती हैं, सो इसमें मेनली वो मास्क को बैम्बू का यूज़ करते हैं. इसमें क्ले होता है, डंक होता है, क्लॉथ, कॉटन, वुड एंड अदर जो भी मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, तो इस मास्क को बनाने में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. इसी तरीके की वहाँ की एक मजूली पेंटिंग है. सो इट इज अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग ऑल्सो ओरिजिनेटिंग इन द 16th सेंचुरी डन ऑन संची पंत और manuscript made of the bark of the sanchi and agar tree using the homemade ink. This art was patronized by the Ahom kings. तो यहाँ पर जो पैट्रोनाइज किया गया था, ये जो पेंटिंग थी, इसको अहोम किंग्स के द्वारा इसे पैट्रोनाइज किया गया था. तो आपको इस मास्क के बारे में यहाँ पर याद रखना है. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज द CAA रूल अनपैक्ड. अब देखिए, हम इसकी में बात कर रहे हैं किसकी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपका कब यहाँ पर पास हुआ था, 2019 में. अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर 2 दिन पहले ये अनाउंस किया है कि अब हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को, ये जो रूल था आपका, इसे अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे. अब आप सभी को पता है, जब ये यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ था, तो इसके चलते यहाँ पे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था.
इस रूल को इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि जब एक्ट पास हुआ था तो इस पर बहुत ज़्यादा आपका क्या हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। अब देखिए इस पेज पर ये जो आर्टिकल है और एडिटोरियल सेक्शन में अगर आप मूव करते हैं, सो इन द एडिटोरियल सेक्शन यू विल फाइंड द सेम आर्टिकल। ओके यहाँ पर आपको एक और आर्टिकल दिखेगा, वेलकम ऑल। तो दोनों आर्टिकल्स को हम यहाँ पर कंबाइन करेंगे। वैसे जो फर्स्ट वाला आर्टिकल है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस आर्टिकल में सिर्फ इतना बताया गया है कि जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल है जिसे हम अभी क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर नोटिफाई किया गया है और हम इसे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इस एक्ट में मेनली हमने क्या देखा, सारे जो आपके रिलीजियस ग्रुप हैं उनको ऐड किया गया है एक्सेप्ट मुस्लिम। तो मुस्लिम में भी आप देखते हैं कई सारे सेक्ट होते हैं जो कि इसमें मेनली हम अगर बात करते हैं किसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको हम पहले समझते हैं तब आपको ये आर्टिकल थोड़ा यहाँ पर क्लियर होगा। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके सो द सेंटर ऑन मंडे को उन्होंने नोटिफाई किया द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पेविंग द वे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंट्रोवर्शियल लॉ मोर देन 4 years आफ्टर इट वाज पास बाय द पार्लियामेंट इन दिसंबर 2019। दिसंबर 2019 में ये पास होता है, लेकिन इसके चलते बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, प्रोटेस्ट किया जाता है लोगों को द्वारा और उसके बाद अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, इस आर्टिकल को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। नाउ द CAA विल बेनिफिट थाउजेंड्स ऑफ हिंदू। अभी किसको बेनिफिट करता है ये आपका जो अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो ये किसको बेनिफिट करेगा, थाउजेंड्स ऑफ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान हु एंटर इंडिया बिफोर December 31st 2014। 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर कोई हिंदू है, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये जो माइग्रेंट्स है वो कहां से आ रहे हैं, आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान से, वहां से मतलब छोड़कर वो कहां आए हैं, इंडिया में आए हैं। तो हम उन्हें क्या करेंगे, यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म वीजा पर इलीगली और वो इंडिया में इलीगली और लॉन्ग टर्म वीजा में यहाँ पर रह रहे हैं, तो उन्हें हम क्या करेंगे, सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे, इंडियन सिटीजनशिप उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। ओके अभी देखो यहाँ पर ये देखने में इतना अच्छा लग रहा। अब जो वो नेक्स्ट आर्टिकल हम जिस एडिटोरियल सेक्शन की बात कर रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि पहले भी यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट थे, हमारे पास बहुत सारे रूल थे, ठीक है, लेकिन उस एक्ट में हमने सिर्फ क्या प्रोविजन देखा था, आपने वेरियस वहां पर रूल्स और रेगुलेशन देखे थे कि कोई भी पर्सन चाहे वो माइग्रेंट है, वो इलीगली इंडिया में आ रहा हो, तो वो सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर कर सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर ये जो एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है, आपने इसे क्या कर दिया, रिलीजियस बेसिस पे कर दिया। पहले ये रिलीजियस बेसिस पर नहीं था, है ना, कि मतलब कि अगर आप हिंदू हैं तभी आपको यहाँ पर सिटीजनशिप मिलेगी, मुस्लिम है तो नहीं मिलेगी, क्रिश्चियन है तो नहीं मिलेगी, यहाँ पर जैन पारसी है तो आपको नहीं मिलेगी सिटीजनशिप, ऐसा पहले नहीं था। लेकिन अब क्या क्या स्पेसिफिकली यहाँ पर रिलीजन को बताया जा रहा है। मतलब अभी जो हम स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द माइग्रेंट्स, और जितने भी प्रोविजन है, किसी को इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो उसका अलग प्रोविजन है, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो भी यहाँ पर इलीगली माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो इंडिया में आए हुए हैं, उन्हें कैसे यहाँ पर सिटीजनशिप मिलेगी। ओके सो व्हाट इंफॉर्मेशन मस्ट द इंटेंडेड बेनिफिशरीज एंड CA प्रोवाइड। अब देखिए कोई पर्सन यहाँ पर पाकिस्तान से आया है, वो मतलब हमने माना ये क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन जो था वो पाकिस्तान से आया, अब इसे यहाँ पर क्या चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। अब इसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे, जिससे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी पड़ेगी जिससे कि उसको सिटीजनशिप यहाँ पर मिलेगी। सो यहाँ पर बहुत ही मतलब इजी प्रोविजन रखा गया है कि CAA एम्स टू गिव सिटीजनशिप टू द टारगेटेड ग्रुप ऑफ माइग्रेंट इवन इफ दे डू नॉट हैव वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट एज मैंडेटेड इन द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो यहाँ पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो एक ट्रेवल मैंडेट डॉक्यूमेंट था, मतलब कि अगर आपने क्या किया, पाकिस्तान से अगर आप इंडिया आ रहे हैं तो आपने ट्रेवल किया है तो उसका डॉक्यूमेंट भी होगा, तो ये मैंडेटरी था। लेकिन इसे यहाँ पर मैंडेटरी नहीं रखा गया है। उन्होंने ये कहा है कि हमने ये देखा, हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये जितने भी यहाँ पर ग्रुप हैं ये माइनॉरिटी है इन रीजन में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में ये हिंदू, मुस्लिम हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये यहाँ पर माइनॉरिटीज में आते हैं। और इनके साथ क्या होता है, ये इन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया है, इसलिए हमने इनका जो टाइम पीरियड है, पहले क्या था कि अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए आपको 11 साल तक इंडिया में रहना पड़ता था, लेकिन इसे अब कट करके कितना कर दिया है, 5 years कर दिया है। पहला
प्रोविजन तो ये। सेकंड, यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए, तो इसमें आपको सिर्फ आप जिस कंट्री से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, आपका जो ओरिजिन ऑफ कंट्री है, वहाँ का कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा जो कि यहाँ पर ये परमिट कर दे कि हाँ आप उस कंट्री के पर्सन हैं, या तो आपके दादा परदादा का होगा या फिर आपका होगा, किसी ना किसी का यहाँ पर कुछ तो होगा। सो द रूल हैव बीन रिलैक्स्ड वेरी सिग्निफिकेंटली द अर्लियर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वैलिड पासपोर्ट इशू बाय द पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान along with a copy of valid residential permit of India has been virtually done away। तो यहाँ पर पहले क्या था, आपको जो जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उसका पासपोर्ट आपको चाहिए होता था और वैलिड रेसिडेंशियल परमिट ऑफ इंडिया इसकी जरूरत थी, लेकिन अब इसे यहाँ पर क्या कर दिया है, इस रूल से आपको रिलैक्स मिल गया है। अब आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो किसी भी इंस्टीट्यूशन का, लाइक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ऑफ एनी काइंड, एनी लाइसेंस सर्टिफिकेट, लैंड और टेंडेंसी रिकॉर्ड कि हाँ आपका यहाँ पर घर था या नहीं था, एनी अदर डॉक्यूमेंट जो कि उस कंट्री के द्वारा, लाइक आप पाकिस्तान के थे तो उस पाकिस्तान के द्वारा इशू किया गया हो, है ना, तो जिससे कि आपको ये मतलब कि एक प्रूफ मिल जाए कि हाँ आप उस कंट्री के क्या है, सिटीजन हैं। ओके, उसके बाद फिर जब आप इंडिया में आए तो इंडिया में आने के लिए भी आपने, जो आप माइग्रेंट हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ स्टैम्प वगैरह दिया गया होगा। तो कोई भी मतलब कि आप छोटा से छोटा उसका अगर स्लिप भी दिखा देते हैं तो वो स्लिप भी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर वैलिड हो जाएगी। ओके, सो इम्पोर्टेंटली दीज डॉक्यूमेंट विल बी एडमिसिबल इवन बियॉन्ड देयर वैलिडिटी पीरियड। तो अगर उनकी वैलिडिटी भी चली भी गई है फिर भी आप क्या कर सकते हैं, उसे शो यहाँ पर कर सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर यहाँ पर क्या है आपके पास डॉक्यूमेंट है। सो दीज इसमें क्या क्या है आपके टोटल आप देखेंगे। सो फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस स्लिप इशूड बाय द census enumerators in India, driving license, Aadhaar, ration card, any letter issued by the government or court, any birth certificate, land and tenancy record, residential rent agreement, PAN card issuance document, a document issued by the central or state government, PSU बैंक, मतलब any document आपके पास छोटा से छोटा डॉक्यूमेंट है, अगर उसकी स्लिप भी है आपके पास तो आप उसे क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ओके, फिर क्या है, हु विल बी इन चार्ज ऑफ प्रोसेसिंग द एप्लीकेशन ऑफ सिटीजनशिप। अब यहाँ पर इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए इसका चार्ज कौन होगा, तो आप सभी को बता दीजिए कल ही यहाँ पर केरल और वेस्ट बंगाल ने कहा कि वो इस रूल को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। सो अंडर द रूल हाउएवर द सेंटर हैज ट्वीक द प्रोसेस ऑफ ग्रांट of citizenship to non-Muslim migrants from 3 countries in such a way that state will have a little say in that matter। देखिए अब यहाँ पे बांग्लादेश और केरल तो मना कर रहे हैं कि हम यहाँ पे इस रूल को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, CAA को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इसमें यहाँ पर जो रूल्स हैं नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स के लिए इतने ज़्यादा यहाँ पर उनको ट्वीक किया गया है, इसमें चेंजेस किए गए हैं, रिलीफ दिए गए कि स्टेट का भी यहाँ पे कोई से नहीं रह जाता है। अब यहाँ पर इसे कौन इम्प्लीमेंट करेगा, पहले यहाँ पर जो सिटीजनशिप एप्लीकेशन थे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, एक एम्पावर्ड कमिटी को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया, इंस्टीट्यूट किया जाएगा, जो कि जो पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस है इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर सबमिट होगा, और वो एप्लीकेशन प्रोसेस मतलब यहाँ पे जो एक एम्पावर्ड कमिटी विल बी हेडेड बाय अ डायरेक्टर, एक डायरेक्टर होंगे उस कमिटी के, और उनके द्वारा ये सारी चीजें क्या होंगी आपकी देखी जाएंगी। ओके, सो आई होप इतना क्लियर है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे, तो अब देखिए अभी हमने किसकी बात की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश की, सिर्फ ये 3 कंट्रीज की। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, अगर आप देखेंगे, सो इज दिस द फर्स्ट टाइम दैट द गवर्नमेंट हैज मूव टू एड्रेस द प्लाइट ऑफ दीज रिफ्यूजी। क्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐसे जो रिफ्यूजीज इंडिया में आ रहे हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया, तो नहीं, दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपका कब लिया गया था, 2002 में, 2002 में सबसे पहले यहाँ पर लिया गया था, व्हेन द स्टेट ऑफ राजस्थान रिक्वेस्टेड द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ LK Advani टू हेल्प रिजॉल्व द डिफिकल्टीज faced by the Pakistani Hindus trying to procure Indian visa and citizenship। 2002 में क्या हुआ था, राजस्थान में बहुत सारे पाकिस्तानी हिंदूज आ रहे थे और वो क्या कर रहे थे, इंडियन वीजा और सिटीजनशिप की यहाँ पर डिमांड कर रहे थे। इसी के चलते वहाँ के जो राजस्थान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इस इशू को रिजॉल्व करने की मांग की। एज अ रिजल्ट क्या होता है, फरवरी 2004 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, यहाँ पे जो सिटीजनशिप रूल होते हैं उसमें अमेंड करती है टू गिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ सर्टेन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स इन द राजस्थान एंड गुजरात टू पावर ग्रांट LTVs एंड सिटीजनशिप ऑफ सच माइग्रेंट्स। तो उन्होंने क्या किया, जो आपके गुजरात और राजस्थान जो डिस्ट्रिक्ट हैं मतलब कि स्टेट्स हैं वहां पर उनको इम्पावर किया कि आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सिटीजन
को क्या कर सकते हैं, ऐसे जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं, माइग्रेंट्स आ रहे हैं, उन्हें आप सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। सब्सिक्वेंटली इन जून 2010, यहाँ पर फिर 2010 की बात करते हैं, मनमोहन सिंह, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी हैं, उनकी गवर्नमेंट आती है, उन्होंने भी इस चीज को यहाँ पर कंसिडर किया वेरियस यूनाइटेड टेरिटरीज में, और फिर उन्होंने क्या किया, कंसिडर द केसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एलटीवीज ऑफ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पाकिस्तानी नेशनल विदाउट इंसिस्टिंग ऑन द वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट। तो उन्होंने कुछ जो पाकिस्तानी मतलब यहाँ पे नेशनल्स आ रहे थे, तो उनकी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी थी उसको यहाँ पे कट ऑफ किया, और उनको भी यहाँ पर सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा रही। फिर हिंदूज एंड सिख फ्रॉम पाकिस्तानी वर एलिजिबल अंडर दिस पॉलिसी अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तानी वुमेन हु आर मैरिड। अब इसमें कुछ कुछ और प्रोविजन थे, लेकिन लाइक जो पाकिस्तानी वुमेन है वो उन्होंने इंडियन नेशनल से यहाँ पे क्या किया, शादी की, तो वो इंडिया में स्टे कर सकती थी। और ऐसे जो विडोज हैं, डाइवोर्सी हैं, जो इंडियन वुमेन है बट वो मैरिड उन्होंने किससे शादी की, पाकिस्तान में शादी की, मतलब औरत रहने वाली, मतलब विमेन आर फ्रॉम इंडिया एंड उन्होंने पाकिस्तान में शादी की है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, स्टे कर सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम कंपैशन में ये सारी चीजें यहाँ पे ग्रांट की गई। फिर आपका यहाँ पर आता है 2014 में। सो ये आपका, इसमें हमने यहाँ पर देखा कि जो आपके स्पेसिफिकली यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया किसके लिए, जो हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, जो भी माइग्रेंट्स हैं पाकिस्तानी, मतलब कि उन्हें यहाँ पर इंक्लूड किया गया। अब 2015 और 16 की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट amended the passport entry into India rules and the foreigner order exempting Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian from Pakistan, Afghanistan, Bangladesh। ओके, फिर यहाँ पर ये पूरा रूल अभी पास हुआ है, और ये सारे जो उनको डॉक्यूमेंट्स ये शो करके आपको क्या करना होगा, आप कंट्री की सिटीजनशिप ले सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये आर्टिकल आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल को भी कंटिन्यू करते हुए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल क्या कहता है आपका, सो दिस आर्टिकल सेज, ओके, सो इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि अब तक यहाँ पर जो सिटीजनशिप आपकी सारी जो चीज़ें थी वो किस बेसिस पर थी, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो नॉर्मल से आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे उस बेसिस पर थे, लेकिन आपने अब इसे क्या करते हैं, स्पेसिफिकली यहाँ पर रिलीजियस बेसिस पर बना दिया है। तो आप यहाँ पर यू विल सी हियर द पेंडिंग चैलेंजेस टू CAA हैव पॉइंटिंग आउट दैट एक्ट वॉलेट्स आर्टिकल 14 इन दैट इट डिनाइज द इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये आपका जो CAA है वो क्या कर रहा है, आपका जो आर्टिकल 14 है उसे वॉलेट कर रहा है, जिसमें हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो इट इज वर्थ रिकॉलिंग दैट आर्टिकल 14 applies not just to citizen but to all person. So CA denies equal benefit of the fast track citizenship by the registration and neutralization of similarly placed Muslim। अब ये यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदूज हैं, ये आर्टिकल एक तरीके से देखा जाए हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट के लिए है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स में भी आपका क्या होता है, वेरियस सेक्ट होते हैं। और अगर हम पाकिस्तान में बात करते हैं, पाकिस्तान में एक मुस्लिम ग्रुप है जिसका नाम है अहमदिया मुस्लिम्स। पाकिस्तान में ये माइनॉरिटी में आते हैं और इनके साथ बहुत ज़्यादा, जैसे कि ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इनका इन्वॉल्व नहीं होता है, सारी चीज़ों में इनको पीछे रखते हैं, जैसे कि माइनॉरिटी में आते हैं, जैसे जिस तरीके से उनके हिंदूज के साथ यहाँ पर उनका बिहेवियर होता है, सेम इनका ये अहमदिया मुस्लिम्स के साथ भी होता है। सो अदर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट CAA 2019 डज नॉट एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप टू द परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज इन नेबरिंग कंट्रीज सच एज म्यांमार एंड श्रीलंका। अब देखिए ये जो CAA है सिर्फ ये 3 कंट्रीज के लिए है, लेकिन यहाँ पे म्यांमार और श्रीलंका भी है जहाँ से रोहिंग्या एंड तमिल भी यहाँ पे माइनॉरिटीज में आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि इसमें अभी भी जो रूल्स थे, सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 है आपका, तो इसमें यहाँ पर अलग प्रोविजन है। इसमें कोई मतलब कि रीजन के बेसिस पर है, उन्होंने रिलीजन के बेसिस पर यहाँ पे कट डाउन नहीं किया है। लेकिन आपका जो CAA 2019 है उन्होंने रिलीजन के बेसिस पर यहाँ पर क्या किया है, कट डाउन किया है। सो बट द कट ऑफ the 1971 did not discriminate based on religion, whereas the 2014 date does। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर जो 2014 का मतलब कि ये वाला जो 19 वाला एक्ट है वो क्या कर रहा है, रिलीजन के बेसिस पर यहाँ पर कट डाउन कर रहा है। सो इसके चलते इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, जेनेवा कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी 1961, इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, साइन करना चाहिए, जिससे कि हम यहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं उनको प्रॉपर सिक्योरिटी और कमिटमेंट्स प्रोवाइड कर सकें। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज इंटीग्रल पार्ट इंडिया डिसमिसेस चाइना ऑब्जेक्शन टू PM's अरुणाचल विजिट। अब आप सभी को कल बता दिया जाए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, सो
यहाँ पर जितने भी लीडर्स होते हैं टाइम टू टाइम यहाँ पे स्टेट की विजिट में जाते रहते हैं। इसी के चलते हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी अरुणाचल प्रदेश की विजिट में गए थे। तो चाइना ने इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाया कि यहाँ पर, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का एक पार्ट है ना, और इसी के चलते उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर उनको विजिट में ऐसे नहीं आना चाहिए। सो इसमें यहाँ पर गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का क्या आंसर रहा है? तो द यूनियन गवर्नमेंट ट्यूसडे स्ट्रांगली रिजेक्टेड चाइना's ऑब्जेक्शन टू द recent visit by Prime Minister Narendra Modi to Arunachal Pradesh, asserting that the state was, is and will always be a integral पार्ट ऑफ एन इंडिया। तो ये क्या है, जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वो इंडिया का एन इंटीग्रल पार्ट है, आप उससे अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, अब बीजिंग चाइना की बात करते हैं तो यहाँ पर चाइना क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश को एज अ साउथ तिब्बत की तरह यहाँ पर क्लेम करता है। इवन चाइना ने उसका नाम भी चेंज करके रखा है। क्या नाम है उसका? जेंगनान, ये नाम यहाँ पर रखा गया है। सो अब देखते हैं फर्दर, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश भी एक हमारे लिए क्या डिस्प्यूटेड एरिया की तरह बनता हुआ सामने नजर आ रहा है ना। द नेक्स्ट आर्टिकल इज, यहाँ पर आप देखेंगे आज का हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है। ओके, सो SBI compiles with the Supreme Court order, submits detail of electoral bonds to poll panel। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को बता दीजिए 3-4 दिनों से ये पूरा चल रहा है आपका कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ऑर्डर था, जो डेडलाइन दी गई थी यहाँ पे SBI ने पूरा नहीं किया। SBI ने यहाँ पे टाइम मांगा कि 30 जून तक हमें टाइम दीजिए जिससे कि हम क्या कर सके, पूरा डेटा आपके सामने रख देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम आपको टाइम नहीं देंगे। उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको यहाँ पर आपका रिजेक्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये कहा गया, मतलब कल ये ऑर्डर दिया था कि 12 ऑफ जो मार्च है आपको पूरा जो डेटा है वो कहाँ पर आपको देना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में यहाँ पर आपको पहुंचाना है। तो अभी यहाँ पर इस ऑर्डर को कंपाइल करते हुए SBI ने जो भी उनके पास डिजिटल डेटा था वो पूरा इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। अब यहाँ पर 15 मार्च क्या है डेडलाइन है, किसके लिए? इलेक्शन कमीशन के लिए। यहाँ जिस मतलब कि वहां पर अब उन्हें क्या करना होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है तो पूरा जो डेटा है, किस किसने यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेस किया, किसके द्वारा परचेस किया गया है और किसके द्वारा यहाँ पर कैशमेंट हुआ है, इन सारी चीजों का जो डेटा है वो यहाँ पर पोर्टल में आपका क्या होगा, दिखाया जाएगा। ओके, सो आई होप अब आपको ये पूरा यहाँ पर क्लियर होगा इशू। तो आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।